हाँ जी। सबको वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, मोस्ट ऑफली ख़त्म होने वाली है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आप वहाँ से कवर कर लो। पॉलिटी वाला स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी का एक लेक्चर डल चुका है, बाकी साथ साथ चल रहा है। इकोनॉमिक मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी मैंने आपको कहा था, मैं लेके आ चुका हूँ। और इसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों पर चलेंगे, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, नितिन सिंघानिया है, हमारा आर्ट एंड कल्चर है, इन्वायरमेंट है, शंकर आई का कोई भी जितना भी होगा सब लेके आएंगे। एंड एक और चीज़, मैपिंग प्लस टेस्ट सीरीज साथ में लेके आने वाले हैं, तो उसे ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ज़्यादा बातें करने से ना टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, लेक्चर ना बोरिंग ज़्यादा हो जाता है। जो मेन काम है हमारा पढ़ाने का है, तो पढ़ाते हैं ना फिर, तो उस पर फोकस करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। बीच में अगर कुछ ऐसा लगेगा डिस्कशन वाला तो करेंगे, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है हमारे लिए, दोनों तरफ मैटर करता है। 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर हमारे यूपीएससी के एग्जाम में, कहीं ना किसी अलग अलग तरीके से पूछता है। ये वाला जो है ये बेसिकली आपके लिए मेंस के लिए काम आएगा। इसमें प्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है सच, बस आपको मैपिंग का थोड़ा बहुत याद करना होता है और थोड़ा बहुत आप ध्यान रखो, उससे ज़्यादा आता है। बाकी आप न्यूज़ से आप ज़्यादा ध्यान, न्यूज़ पे थोड़ा सा फोकस रखो, करंट अफेयर्स पे फोकस रखो, वहाँ से पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय वरुण सिंह। मैं वरुण, मेरा नाम वरुण है, वरुण सिंह बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब क्या है, देखो, ऑरिजिन एवोल्यूशन। देखो, अर्थ जब बना या फिर ब्रह्मांड जब बना, जब चीज़ें बनी, तो उसे बेसिकली एक इवोल्यूशन के थ्रू आया। कैसे आया? एक इवोल्यूशन हुआ। यूजुअली इवोल्यूशन क्या होता है कि आप तो पहले आप बच्चे होते हो, फिर थोड़े से बड़े, फिर थोड़ा सा, फिर एक अवस्था में आओगे जिस टाइम पे ऐसे आपको किशोर अवस्था, फिर आपकी एक जिसे आप यंग एज कहते हो, तो ऐसे ही बनते हैं। यूजुअली रेफर टू ए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैसे आपका होता है, हमारा होता है, लिविंग थिंग्स का। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबका कैसे होता है, एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। ठीक है, बट द प्रोसेस बाय विच प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स फॉर्म चेंज ओवर टाइम ऑल्सो टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। बट ये दोनों से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि आपका जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है और स्टार इनका हो रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इन सबका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे एक अच्छी सी जो थ्योरी दी जाती है, वो थ्योरी दी जाती है भैया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि एक टाइम था जिस टाइम पे सारा का सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही था। तो एक दिन क्या हुआ, एकदम से उसके अंदर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेस हुआ और डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा फट गया और ब्रह्मांड बिल्कुल फैलता गया। बस उसी का एक पार्ट निकला, एक टिनी पार्ट जो था, वो था अर्थ। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक बिग बैंग थ्योरी को बेसिकली एक्सपेंडिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि आज की डेट में भी जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब इस पर एडविन हबल क्या कहते हैं? एडविन हबल कहते हैं कि उनके जो एविडेंस है वो यूनिवर्स को एक्सपेंडिंग बताते हैं। बट आगे हम पढ़ेंगे, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। एज टाइम पासिस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। यानी कि जो गैलेक्सीज हैं, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, गैलेक्सीज बहुत दूर दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही हैं। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, कुछ टाइम पहले ये माना जाता था जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 8,848 है। ठीक है, बट अभी की डेट में जो नापा जाता है वो 2 मीटर और एक्स्ट्रा माना नापा जाता है, यानी कि 8,850। अभी की डेट में ये, पहले 48 था, 50 में नापा जाता। तो यानी कि ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंड हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं ऑटोमेटिकली। तो सेम ऐसे गैलेक्सीज में भी हो रहा है, तो कि चीजें ना बढ़ रही हैं, बढ़ती जाती हैं चीजें। पहले पहले इस थ्योरी को नहीं माना जाता, बट यस आज की डेट में जब आप गैलेक्सी में एक, जब प्रकाश वर्ष आप ट्राई कर जाते हो, प्रकाश वर्ष एक बहुत लंबी दूरी होती है। अब गैलेक्सीज को आप किलो में, अब ये मान के चलो, आप चांद से, आप अर्थ से लेकर के मंगल ग्रह तक की, मार्स तक की दूरी को आप सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं कवर कर सकते। तो आपको उसे एक प्रकाश वर्ष में दूरी को तय करना पड़ेगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है वो आपको मैं बता दूंगा, बेसिकली 3.6 इंटू एंड समथिंग लाइक होता है। तो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ठीक है। Scientists believe that though the space between galaxies is increasing, observation do not support the expansion of galaxies. ठीक है, तो होता है यार, कई लोग मानने वाले हैं, कई लोग नहीं मानने वाले हैं, बट आपको सिर्फ इस थ्योरी को समझना है और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि हाँ एक्चुअल में है या नहीं है। साइंटिस्ट अब क्या सोच रहे हैं कि वो मानते हैं जो स्पेस है, जो गैलेक्सीज का, वो इंक्रीज कर रहा है, बट जो ऑब्जर्वेशन है वो इसको सपोर्ट नहीं करती है, एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज को। अब बिग बैंग जो थ्योरी है वो कंसिडर की जाती है कुछ स्टेज में। इन द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग इन द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन द प्लेस वेयर द टिनी बॉल, यानी कि एक सिंगुलर एटम कहा जाता था, एक छोटा सा एक
परमाणु से कहा जाता था, जहां पर सारी चीजें एक ही जगह पे थी, एक तरीके से एक गोला कह सकते हो आप उसे, ठीक है। एट द बिग बैंग यानी टिन इट ऑल एक्सप्लोडेड वॉलेंटली, ठीक है। इतने 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 भारी तरीके से, यानी कि यानी कि ये वॉयलेट हो गया, वॉयलेट यानी कि एक तरीके से वॉयलेंट हो गया, सॉरी। तो बिल्कुल यानी कि इतना एक्सप्लोड हुआ कि पूछो मत यार, बहुत तगड़ा हुआ। तो दिस लेड ए ह्यूज एक्सपेंशन, एक यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अगर जो जितने पार्टिकल्स बचे थे वो सिर्फ इसी के थे। इट्स नाउ जनरली एक्सेप्टेड द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस, यानी कि कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, आज से जब नापते हैं। वहीं एक टाइम आया, द एक्सपेंशन कंटिन्यूस इवन द प्रेजेंट है, यानी कि जो एक्सपेंशन जो उस टाइम पे हुआ था, जो टेनी बॉल फटा एक्सप्लोड हुआ, उसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो जब एक्सप्लोड हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, चीज़ें दूर दूर जाने लगी, यानी कि जो पहले जो एक टेनी बॉल जो पहले बनी हुई थी, फिर उसका एक्सप्लोड हुआ तो जो जो जितने ही पार्टिकल्स थे वो बहुत दूर जाने लगे। तो वो आज ही माना जाता है कि वो आज भी दूर जा रहे हैं। एज इट्स ग्रो अप सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर्स, there was particular rapid expansion within the fraction of second after the bang. Thereafter, the expansion has slowed down. Within first 3 minutes, बिग बैंग इवेंट, द फर्स्ट एटम बिगिन टू फॉर्म, ठीक है। यानी कि पहले 3 मिनट के अंदर जो एक्सपेंशन था, यानी कि वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ, और उसी टाइम पे कुछ जो चीज़ों का जो बनना चालू हुआ, एक तरीके से कहा जाता है। अब 3 लाख साल से लेकर के आज तक की डेट में कितना 450 केल्विन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, कितना, सॉरी, ड्रॉप ड्रॉप हो चुका है। एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर्स, क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो चुका है, या कब, विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर। 3 लाख सालों के अंदर सिर्फ 450 जो केल्विन जो हमारा टेम्परेचर था वो गिरा पहले तो, उसके बाद गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। और इसकी वजह से ही क्या हुआ, टेम्परेचर गिरने की वजह से, कि इसने एक अपॉर्चुनिटी दी एटम्स को, परमाणुओं को, कि भैया आप तुम बढ़ना चालू करो। देन द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, समझने लायक नहीं क्या, देखो इसमें समझ में आएगा। सेम लाइन है जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, बता चुका हूँ। अल्टरनेटिव टू दिस होल्स कॉन्सेप्ट स्टडी स्टेट, एक और थ्योरी है जिसे हम कहते हैं स्टडी स्टेट। बेसिकली इट कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इनका जो मानना है कि स्टडी स्टेट की जो थ्योरी है कि जो यूनिवर्स है जो जो जैसा है वो वैसा ही है, लंबे टाइम से कोई चेंज नहीं हुआ है। बट बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि पहले यहाँ पर ऐसा था, सिर्फ ये ऐसा था, फिर बाद में ऐसे ही फैलना चालू हुआ, ठीक है। जब आप इस इमेज में देखोगे तो ऐसे ऐसे फैलता फैलता बहुत फैलता गया। However, the greater evidence becoming the available about expanding universe. Scientist community at present favors argument of expanding universe. साइंटिस्ट भी मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब उनका यहाँ से सैटेलाइट्स जाते हैं वो हमेशा मेजर करते हैं कि भैया कितनी दूरी तय कर ली है, तो उनको लगता है भैया कुछ तो इंक्रीज हुआ है 1960 से लेके अभी तक की डेट में, तो चीज़ें तो इमर्ज हो रही है ना। Formation of galaxies and stars, basically the distribution of matters and energy was not even in early universe, ठीक है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन अर्ली यूनिवर्स, पहले की बात नहीं है, होता रहता है। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गेव राइज टू डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड कॉज मैटर गेट डाउन टुगेदर, ठीक है। इन्हीं की वजह से जब धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ या फिर ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ी, टेम्परेचर आपका डाउन हो गया, तो एक ग्रेविटेशन फोर्स का बनना चालू हुआ। जब तक टेम्परेचर ही डाउन नहीं होगा तो फिर चीज़ें क्या होगी। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, इन्हीं की वजह से एक बेस बना गैलेक्सीज के फॉर्म करने का। गैलेक्सीज कंटेन लार्ज नंबर्स ऑफ स्टार्स, अब कितनी गैलेक्सीज हैं ये अभी तक हमें भी नहीं पता, कि ये कहा जाता है कि बहुत गैलेक्सीज हैं, बहुत है। हम किसका पार्ट है, मिल्की वे का पार्ट है। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है। The diameter of individual galaxies range basically 80,000 to 150 light years. 150 बेसिकली से कहते हैं 150 के, ओके, यानी कि 1.5 लाख लाइट ईयर्स कहा जाता है। A galaxy starts to form accumulation of hydrogen gas in form of very large cloud called nebula. यानी कि क्या हुआ, गैलेक्सीज के जो गैलेक्सीज ने उन्होंने बनना चालू किया, तो उसके अंदर हाइड्रोजन क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, हाइड्रोजन बनना चालू हुआ, तो उसी की वजह से एक 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 लार्ज एक बादल बना जिससे बेसिकली नेबुला कहा गया, ठीक है। ये रहा। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस,
अब नेबुला के अंदर हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन बनने के बाद में इसने बाकी गैसों को भी बनाना चालू किया। दिस क्लम्स कंटिन्यू ग्रो एंड ये बढ़ते गए देन इसके बाद एक फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का, स्टार्स बनने चालू। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स बिलीव दैट टेकन प्लेस 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जो स्टार्स हैं वो कब बने, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट ये हमने पढ़ चुका, अब प्लैनेट पढ़ लो भैया, प्लैनेट भी तो बने होंगे। अब सेम इसी तरीके से जब नेबुला बन गया, गैसेस से नेबुला बन चुका था, उसके अंदर फॉर्म और उसके अंदर उसने अब हाइड्रोजन बनने के बाद ये जब जैसे हाइड्रोजन बना तो बाकी चीजें भी बनी होंगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क। बेसिकली जब ग्रेविटेशन फोर्स बना तो उन्होंने फिर घूमना चालू किया, एक फॉर्मेशन दिया कि भैया अब तो कुछ ना कुछ है, वो कुछ ना कुछ बनाने की तैयारी में लग चुके थे। यानी कि फिजिकली नहीं है, वो गैसेस है यार, घूमेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, ठीक है। अब वो कंडेंस होना चालू किया, कोर ने डेवलप इनका करना चालू किया, जो उसका कोर था उसने डेवलप का चालू किया। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेट, बेसिकली इसे कहते हैं प्लैनेसिमल्स, ठीक है। लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग में कोलिजन हुआ उनके बीच में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आया, ठीक है, मेटेरियल ऑफ स्टिक, ये सब कुछ साथ में हुआ। अब बॉडीज का यानी कि उसमें कंडेंशन आना चालू किया, कोहेशन हुआ, उसके बाद में वो कोलिजन चालू हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज चालू हुआ। तो द फाइनल स्टेज में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट एक्रेट द फियर लार्ज बॉडीज द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। अब इन्हीं की वजह से क्या हुआ, अब ये गैसेस का हार्ड बनना चालू हो गया, इनमें कोलिजन चालू हुआ, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, जब ये कंडेंस हो जाएंगे तो उसके बाद में एक प्लैनेट बनेगा, तो उसी को बेसिकली प्लैनेट कहा गया, जिसमें आज की डेट में हमारे पास 8 प्लैनेट है। इस तरीके से कुछ आप देखोगे तो एक वास्ट रोटेटिंग चालू हुआ, जिसमें गैस बिकम स्फेरिकल एंड ब्लच एट इट्स इक्वेटर। देन रिंग ऑफ मैटर्स फ्लंग ऑफ सेंट्रल मास, यानी कि बिल्कुल बहुत तेजी से चालू हुआ, फिर वो दूर की तरफ घूमते गए, फिर इसी में फिर कोलिजन चालू हुआ, देन उसके बाद में आप देखते हो कि आपका एक प्लैनेट बन जाता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो कि आज के डेट में आपको दिखाया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे सबसे पास में मरकरी है, फिर आपका वीनस है, फिर मार्स है, फिर अर्थ है, तो इस तरीके से फिर आपका सैटर्न चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जुपिटर चलेगा, ठीक है, फिर आपका फिर यूरेनस चलेगा, फिर नेपच्यून चलेगा। तो इस तरीके से आपका बना रखा है। अब एक और चीज़ देखो कि एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है यहाँ पे। एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में है, ये देखो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये किस पे, जुपिटर और सैटर्न के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। अब देखो अर्थ कहाँ पर है, मरकरी ये रहा आपका, ठीक है। वीनस ये रहा किस पे, दूसरी लाइन पे। तीसरी लाइन पे क्या है, घुमाओ इसे, अर्थ आ जाएगा। चौथी लाइन पे क्या है आपका, मार्स है, ठीक है। पांचवी लाइन पे क्या है आपका, सैटर्न है। अब एक और चीज, अर्थ आ चुका है यहाँ पे चौथी लाइन पे, पांचवी लाइन आपकी किताब है, पांचवी लाइन अर्थ के बाद में क्या है आपके पास, जब आप इसे घुमाओगे, आप ऐसे घूमते 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 जब निकलोगे तो आपके पास मार्स आ जाएगा। मार्स और किसके बीच में, सैटर्न के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सैटर्न के बाद में क्या है, जुपिटर है, जुपिटर आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर ये सारी चीजें इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है, कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, जहां पर हमें पता है टोटल कितने हैं, जिनका कब बनना चालू हुआ, ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ लो। टोटल 8 प्लैनेट हैं। सन को बेसिकली एक स्टार माना जाता है, तो इस वजह से प्लैनेट में काउंट नहीं कर सकता, जिन पर टोटल 63 मून्स हैं, लेकिन आज के डेट में बढ़ चुके हैं, ओल्ड डेटा है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर मारिएगा। अभी ऑलरेडी सैटर्न के ऊपर 62 अलग से फाउंड किए गए हैं। पहले जुपिटर को कहा जाता है कि इसके पास बहुत सारे मून्स हैं, खुद के हैं, लेकिन अब नहीं है, ओके। अब नहीं है, यानी कि अब उनके पास, जुपिटर के पास हैं, लेकिन सैटर्न के पास ज़्यादा है आज के डेट में। आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। और उसके बाद में जो इनर प्लैनेट इनको कहा जाता है, यानी कि जो पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, जो मार्स है, उसके बाद सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून एंड सॉरी यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। सो जो 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, ठीक है, ये वाले बेसिकली सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड। अदर 4 प्लैनेट्स, इनको कहा जाता है बेसिकली आउटर प्लैनेट। अल्टरनेट, द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीनिंग अर्थ लाइक दे आर मेड ऑफ द रॉक ऑफ मेटल्स, हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। इन चारों में बेसिकली कहा जाता है जो इनर प्लैनेट है, इनके पास हाई डेंसिटी, क्योंकि ये रॉक एंड मेटल से बने हुए हैं, लेकिन बाकियों का कुछ थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ पर अलग तरीके का मेटल पाया जाता है जो अर्थ पे आपको मिलता भी नहीं है। द रेस्ट 4 आर कॉल्ड जोवियन बेसिस, बिकॉज ऑफ ये गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है।
इस वजह इनको जोवियन कहा जाता है और आउटर प्लैनेट कहा जाता है। जोवियन मीन्स द जुपिटर लाइक, ओके, उसी से नाम निकला है। द मोस्ट ऑफ देम लार्जर देन टेरेस्ट्रियल, ये हम सबको पता है कि जो हमारे जोवियन जो प्लैनेट हैं, जो आउटर प्लैनेट हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो कि मोस्ट ऑफली इनके पास जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, बस कौन सी है, हीलियम हाइड्रोजन गैस टेरेस्ट्रियल के पास, ठीक है। तो वहीं डिफरेंस क्या है देख लो टेरेस्ट्रियल और जोवियन में। देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड क्लोज विसिनिटी ऑफ पैरेंट स्टार, दे वर वॉर्म ऑफ गैसेस टू कंडेंस द सॉलिड पार्टिकल। जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन, तो बेसिकली ये स्टार्स जो स्टार्स हैं उनसे निकले पड़े हैं, बट ये जोवियन प्लैनेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, ये गैसेस और इससे बने पड़े हैं, तो इनमें फ़र्क है। द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, so the blow of lot of gas dust from the terrestrial planets solar winds were not all that intense cause similar removal gases from the Jovian planets। तो वही है, यानी कि देखो जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा उसे कहीं ना कहीं सन की थोड़ी सी देखो दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी, वहीं जितना ज़्यादा दूर होगा तो ठीक है, जितने भी डस्ट और पार्टिकल्स हैं वो आपको आपके अर्थ पे बाकी जगह दिख जाएंगे, लेकिन ये आपके जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर एंड लोअर ग्रेविटी दैट होल्ड स्कैपिंग गैसेस, तो ये सबको पता ही है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड सेम पीरियड सेम टाइम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि सेम टाइम पे ये बने हैं सारे। वहीं 2006 के अंदर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो आज की डेट में अब हमारे पास प्लैनेट नहीं काउंट होगा। पहले हम 9 प्लैनेट काउंट करते थे, बट जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई 2006 में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बेसिकली एक छोटा है, और एक प्लैनेट की एक डेफिनेशन है कि किसी को काटता ना हो, किसी की खुद किसी के रेशो में ना आए। ये नेपच्यून के रेशो में आता था, नेपच्यून की रिंग को काटता था, तो इसी वजह से इसको प्लूटो को प्लैनेट की जो डेफिनेशन है उससे बाहर कर दिया गया, ओके। तो ये बेसिकली कहा जाता है। अदर जो इसके अलावा भी हैं 2003 यूबिट 313, इसको भी बेसिकली कहा जाता है। लेकिन वहीं 2021 की बेसिकली स्टडी कहती है कि प्लूटो को भी अब स्टडी प्लैनेट में काउंट किया जाएगा। अब थोड़ा सा देखो एक अच्छे से थोड़ा ब्रीफ वे में समझते हैं। देखो हमारा मरकरी है, मरकरी सबसे ज़्यादा पास है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ठीक है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। हाँ मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको सैटर्न पहले बता दिया था मार्स के बाद में, लेकिन वो सैटर्न नहीं है, वो जुपिटर है, ओके। अच्छा, जब ये सन के बहुत ज़्यादा करीब होता है मरकरी, तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 427। वहीं जब ये नाइट की अगर मैं बात करूँ, जो इसका डार्क साइड है, यानी कि जो फेज इसका मरकरी का जो सन की तरफ रहता है, तब इसका टेम्परेचर रहता है 427। जो इसका डार्क साइड है, जो सन की तरफ फेसिंग नहीं है, सन फेसिंग नहीं है, उसका जो टेम्परेचर था -270। तो बेसिकली यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं वीनस की अगर आप बात करो तो ये इसे कहा जाता है नेबर है बेसिकली अर्थ का, जिसकी 40 किलोमीटर की दूरी है बेसिकली हमारे उससे। एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, 480 डिग्री सेल्सियस, जो कि इससे भी ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वीनस को बेसिकली, शुक्र ग्रह को बेसिकली अर्थ का बेसिकली एक ब्रदर भी कहा जाता है, यानी कि सेम ग्रह, सेम सारी चीज़ें, सेम आपको सब कुछ पाया जाएगा। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नोन फॉर द सस्टेन लाइफ, जहाँ पर लाइफ है, ओके। वहीं मार्स की अगर आप बात करें 95% कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि जीने के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा हार्मफुल है, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ तो। इनके बारे में मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ नॉर्मली सिर्फ आपकी इनकी एक रेशियो देख लो, कौन पहले है कौन लास्ट है, इतना बहुत है। इसके बारे में आपको डीपली बता दूँगा, आप एक बार दोबारा नज़र मार लो अगर आपको नज़र मारनी है तो। आपको दिख जाएगा मरकरी, वीनस, देन मार्स, उसके बाद में सॉरी अर्थ, उसके बाद में मार्स, उसके बाद जुपिटर आएगा, फिर आपका सैटर्न आएगा, उसके बाद नेपच्यून आएगा, उसके बाद यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा, ठीक है। नेपच्यून के बाद यहाँ पर बेसिकली यहाँ आता था प्लूटो, तो प्लूटो को तो हटा दिया है, ठीक है। आप इस एस्ट्रॉयड बेल्ट का ध्यान रखना, ये किसके बीच में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखो। मून देख लो, मून क्या है बेसिकली, खुद एक सैटेलाइट है। देखो सैटेलाइट क्या होता है बेसिकली, मून को एक सैटेलाइट ही कहा जाता है। हम यहाँ से कोई भी हम सैटेलाइट भेजते हैं और उसको हम एक यहाँ से एक यंत्र भेजते हैं, उसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ का खुद का एक सैटेलाइट है जिसे हम बेसिकली मून कहते हैं। लाइक ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ मून वाज फॉर्म्ड, कैसे बना, कोशिश की गई है, लेकिन हमारा एक मॉम मिशन था जो 2013-14 में हुआ, तो उसमें हम सक्सेसफुल हुए। बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मिशन था जो कि हमने भेजा। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, ठीक है।
वो सजेस्ट करते हैं कि ऐसा है कि वो कहते हैं कि बेसिकली तो जो अर्थ है, जो अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग, यानी ये दोनों के दोनों ही घूम रहे हैं। द होल मास बिकम डम्बेल शेप्ड बॉडी, इवेंचुअली इट्स ब्रोक, कहा जाता है। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव एट प्रेजेंट, यानी कि जो आज की डेट में जो हम देखते हैं मून के अंदर वो पहले नहीं था, जो उसका मटेरियल जो फॉर्मिंग है वो बहुत पहले बहुत अलग था, जो कि बेसिकली किसके कारण हुआ, डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन, तो ऐसा कहा जाता है। हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, इसको मानते नहीं है कि ऐसा कुछ है। तो जी एंड इम्पैक्ट पढ़ा, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ देख लो कैसे होता है। तो सेम जब 13.7 बिलियन ईयर्स एगो सब कुछ हो चुका था, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके वो आज से 13.7 बिलियन है, लेकिन वहीं आज से 4 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ का जब ब्रोक हुआ, अर्थ बनना चालू हुआ बेसिकली, ये कहा जाता है एक्सप्लोजन के बाद। बर्निंग हॉट वाइट मासेस, जब वहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही गैस थी, हमारे पास एक हाइड्रोजन थी और एक हीलियम थी। तो धीरे 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 अर्थ पे ये सारी चीज़ें बनना चालू हुई, ऑक्सीजन बनना चालू हुआ, तो पानी बनना चालू हुआ, तो धीरे धीरे इसी तरीके से कूलिंग बढ़ती गई और इंडिया अर्थ के ऊपर क्या हुआ, लिविंग थिंग्स आनी चालू होगी। तो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कुछ इस तरीके से आप देख लो नॉर्मली कि 5000 मिलियन ईयर्स एगो कितना था, और उसके बाद कैसे हुआ, और आज के डेट में एक नॉर्मल वे देखा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। द प्लानट का इनिशियली कैसे बनना चालू हुआ, देखो हाइड्रोजन हीलियम मैंने आपको ये बताया ही है, अर्थ पर ये दोनों थी, तो जब ये दोनों मिलेंगी तो बेसिकली एक ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी तो पानी बनना चालू हो जाएगा। हीलियम पहले से थी, तो जब पानी बनना चालू होगा तो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स का पानी का सड़ना चालू होगा धीरे धीरे, क्योंकि हीलियम गैस भी है, तो धीरे धीरे बाकी गैस का भी फॉर्मेशन चालू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन चलता रहा, तो इस तरीके से एक लाइफ का एक क्रिएचर चालू हो चुका था। इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, अब देखो लिथोस्फीयर में आपको बता चुका हूँ, सेम वही है। इसी तरीके से अर्थ वाज मोस्टली ए वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमोर्डियल स्टेज, प्रीमोर्डियल यानी कि जिस टाइम पे गैसेस का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि आपके पास गैसेस का फॉर्मेशन चालू हो चुका है। मैं अब चीज़ें धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगी, सेम वही आपका पोर्शन चालू हो जाएगा कोर के अंदर, क्रस्ट के अंदर। जब आपका क्रस्ट का चालू हो जाएगा, आपके देखो आपका जो कोर है वो तो आपको पता है कि वो एक लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। जो आपका मेटल है वो हार्ड फॉर्म है। जो आपका क्रस्ट है वो आपका ना तो इतना तगड़ा ज़्यादा हार्ड है, ना ही इतना ज़्यादा वो है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, कि जो आपका क्रस्ट है वो क्रस्ट के ऊपर आपका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर काफ़ी गैसेस हैं। वहीं जैसे जैसे आप अंदर जाते हो आपको पता चलता है कि एक हार्ड फॉर्म आ जाती है। उसके बाद फिर आप नीचे जाते हो कोर पे, तो 104 डिग्री पे नीचे की तरफ में जब जाते हो, 104 से लेकर 193 डिग्री जब आप देखते हो, तो सारा का सारा क्या हो जाता है, ये 104 193 वाला मैं आपको समझाऊंगा जब दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, बेसिकली फॉर्मेशन पढ़ेंगे और ज़्यादा, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ नीचे ना लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। पहले हमारे पास हाइड्रोजन था और हीलियम था, तो हमारे पास क्या हुआ, धीरे धीरे ऑक्सीजन बनना चालू हो गया इन दोनों से। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने जब कम, तो पानी बनना चालू हो गया। तो जब पानी बनना चालू हो गया तो इसमें से ही पानी का धीरे धीरे सड़ना चालू होगा, तो नई गैसेज होगी तो मीथेन बननी चालू हो जाएगी, तो इनके बनने से कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो इस तरीके से फॉर्मेशन चालू होता है, और मॉडर्न एटमॉस्फेयर आज का है तो फिर इस तरीके से चालू दिखेगा आपको, ठीक है। लिविंग थिंग्स का बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे फिर, तो इस तरीके से चलता है। तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज अर्ली एटमॉस्फेयर, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बस एक नज़र मार लेना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इतनी देर में इतना बहुत होता है, इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बेसिकली देखो ओरिजिन कैसे होगा, इस तरीके से चलता रहेगा धीरे 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 धीरे, और एक टाइम आएगा जिस टाइम पे आपका ऑर्गन आप बनना लिविंग थिंग्स एक होमोसेपियन से एक बार बनना चालू होंगे। तो इस तरीके से एक फॉर्मेशन चलता है। तो ये बेसिकली एक स्टार्टिंग है, मान लो 4.6 बिलियन से कि फॉर्मेशन गैसेस का फॉर्मेशन चालू हुआ, हाइड्रोजन हीलियम, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन उसके बाद वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद मीथेन बनना चालू होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड चालू होगा, फिर इस तरीके से एक फॉर्मेशन चालू होगा, वाटर वेपर चालू होगा, तो बारिश भी बढ़ेगी, लिविंग थिंग्स का भी बनना चालू होगा, रॉक थोड़ा और मेल्ट होना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक तगड़ा फॉर्मेशन बनेगा, तो फिर जानवरों का भी बनना चालू होगा, फिर छोटे स्पीसीज, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से चलेगा। तो ओरिजिन ऑफ स्पाइस है, चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं इस चीज़ पे, तो हाइपोथेसिस है बेसिकली that new species arise by the modification of existing ones, raw materials of life
but somehow the somewhere the tree of life had to take root from non-living precursors. When were and at what did life first appear? The origin of life is one of the most intriguing, difficult and enduring question science. अब ये बेसिकली ये कहते हैं क्या इस तरीके से ये बेसिकली ये कहते हैं कि जो ट्री का जो फॉर्मेशंस है वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स में बेसिकली हम मान के चल सकते हैं। तो इनकी थ्योरी थोड़ी सी ना, चार्ल्स डार्विन की थोड़ी सी ना एक अलग थ्योरी है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कंडीशन ऑफ द अर्थ वाइल इन हॉस्पिटेबल के लाइफ के लिए थी नहीं बेसिकली। गैसेज फॉर द प्रीमेटिव एटमोसफेयर वर प्राइमरली मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो मैं आपको बता रहा था बनना चालू हुआ। वाटर वेपर फिल्ड विद द एटमोसफेयर वॉज द नो फ्री ऑक्सीजन। तो वाटर वेपर बनने से भी देखो ऑक्सीजन आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे हमारे। इट वॉज द रिड्यूसिंग एटमोसफेयर प्रीमेटिव अर्थ एंड नो लाइफ एग्जिस्टेड। तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ आप इन मिथेन से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से आप लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जब तक वाटर वेपर आएगा, वाटर वेपर फिर जमीन पर पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। अब मिट्टी थी, फॉर्मेशन था, जब अब जो रॉक है वो मैं उसको थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज होगा, मिट्टी में बदलेगा, तो लिविंग थिंग्स में धीरे धीरे अपने आप ही बदलना चालू हो जाएगा। तो कीड़े वीड़े का, हर किसी का, सारी चीज़ें जितने भी जो छोटे छोटे जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो बनने चालू होंगे। तो एक लंबा टाइम लेगा कि चीज़ों का आज की डेट में जो आपको फॉर्मेशन दिखता है इसमें बहुत 4.6 बिलियन ईयर्स का टाइम लगा आज से लेके। तो इतना फॉर्मेशन चलता है और ऑलरेडी हो चुका है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखो, वाटर वेपर मैंने आपको बताया, लिक्विड वाटर कंप्लीशन ऑर्गेनिज्म का काम करेगा, रेन प्योर्ड होगी और वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब 2 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया आए, मैंने वही बैक्टीरिया आपको छोटे छोटे, ठीक है, तो क्लोरोफिल ये सब का काम करेंगे। तो ये चलता रहा। तो आज की डेट में सिर्फ देखो इतना ही था, एक आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग चुका होगा। थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बहुत शांति से समझेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ मोटा मोटा समझाने के लिए वीडियो था, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप के लिए अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, बहुत अलग से समझाऊंगा। सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाज़ा दिया है आपको ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से फॉर्मेशन चल रहा है। बिग बैंग समझ में आ गया है, बहुत है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको चार्ल्स डार्विन को या फिर एडविन हबल को समझने की जरूरत नहीं है। इनकी थ्योरी से आपको कोई लेना देना नहीं है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, सिर्फ मोटा मोटा समझो। ओके, तो धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं और सोचते समझते हुए क्रैक करते हैं एग्जामिनेशन। ओके, बाय बाय।